नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ की परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा में, एपीएस परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं। और आज की क्लास में हम लोग जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो आधुनिक भारत से रिलेटेड है। इसके पहले की क्लासेस में हमने पॉलिटी के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है और अभी हम आधुनिक भारत के पीवाईक्यूज को, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज है ये रिवर्स इंजीनियरिंग पर बेस्ड है, मतलब यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं वीडियो क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। इस वीडियो कोर्स में आपको एंटायर सिलेबस को कवर करवाया जाएगा विद पीडीएफ, मतलब आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगी। सारे सिलेबस को लेक्चर्स के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं। प्लस क्लास यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड होगी, जिसमें कुछ फुल टेस्ट होंगे और डेली आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आनंद मठ जो है वो किसका उपन्यास है, तो आप याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो एक प्रश्न तो पेपर में यही बनता है। ये जो प्रश्न है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह के बारे में बात की गई है, सन्यासी विद्रोह के बारे में बात की गई है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अभी हम इस विद्रोह के बारे में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन पहले एक दो प्रश्न यहाँ पर देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की विषय वस्तु डैश पर आधारित है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 22 में इन्होंने पूछ लिया कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में किस विद्रोह के बारे में लिखा है, सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा है। इसमें इन्होंने पूछ लिया कि वही सेम प्रश्न देखिए 2021-22 में रिपीट हुआ, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये भी आपका सन्यासी विद्रोह से ही रिलेटेड है। डी आपका सही उत्तर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं, जैसा पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि सन्यासी विद्रोह हुआ कहां था, तो आप क्या बताएंगे, सन्यासी विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा 1763 से 1800 तक ये चला था। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बन सकता है सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 1763 से 1800 तक ये विद्रोह चला है। अगर आपने ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो 1764 में एक बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसे कि हम क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद एक ट्रिटी साइन हुई थी। कौन सी ट्रिटी, इलाहाबाद की ट्रिटी, जिसमें कि जो दीवानी राइट्स थी वो कंपनी को दे दी गई थी। ठीक है, दीवानी राइट्स की बात मैं कर रही हूं, बंगाल का दीवानी राइट्स किसको दे दिया गया था, कंपनी को दे दिया गया था। मतलब अब कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन का राइट आ गया था। ये चीज क्लियर है। अब कंपनी को जब रेवेन्यू कलेक्शन करना होगा तो लोगों का शोषण तो होगा ही। तो ये क्या करते थे, जमींदारों का शोषण करते थे। कहते थे जो जमींदार ढंग से टैक्स नहीं दे पाएगा उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, उससे उसकी जमीन हड़प ली जाएगी। अब जो जमींदार हुआ करते थे वो किसका सपोर्ट करते थे, सन्यासियों का सपोर्ट करते थे। अब हमारे यहाँ के जमींदार सन्यासियों को तो मानते ही थे, तो उनको दान दक्षिणा दिया करते थे। अब बेचारे जमींदार जब खुद अपनी जमीन से बेचारे हाथ धो बैठेंगे तो फिर वो सन्यासियों की किस तरीके से मदद करेंगे। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या था कि कंपनी ने टैक्स लगा दिया था, पिलग्रिम टैक्स लगा दिया था सन्यासियों के ऊपर, जिससे कि सन्यासियों में एक गुस्सा पैदा हो गया था।
ध्यान रखिएगा क्लास, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, इसी वजह से सन्यासी रिवॉल्ट आपका होता है। तो सन्यासी रिवॉल्ट में आपके सन्यासी तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो जमींदार भी होते हैं, प्लस कुछ ऐसे लोग जिनको की कंपनी ने निकाल दिया था वो भी होते हैं। और यहाँ पर इस सन्यासी रिवॉल्ट का नेतृत्व किसने किया था? देवी चौधरी का नाम आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भवानी पाठक, मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, भले इस रिवॉल्ट का नाम सन्यासी रिवॉल्ट है, लेकिन इसमें मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड है, प्लस हिंदू सन्यासी जो थे वो भी इंक्लूडेड है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलो और प्रश्न देखते हैं। सन्यासी विद्रोह में हिंदू एवं मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक नाम से भी इसे जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों थे, ठीक है। अब इन पर पिलग्रिम टैक्स लगाया जा रहा था, तो वो मुस्लिम लीडर हो चाहे हिंदू लीडर हो, ठीक है, उन पर टैक्स लगाया जा रहा था, ये याद रखिएगा। तो हिंदुओं के जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनको हम सन्यासी कहते हैं, और जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो उनको हम फकीर कहते हैं। इसी वजह से इसे हम फकीर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। याद हो गया होगा। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था, तो सन्यासी विद्रोह को। अगला देखिए, किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो चलो जल्दी से क्विक रिवीजन करोगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो क्या बताओगे? बोलो। बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह आपका कब से कब तक चला? 1763 से 1800 तक चला। 1763 कैसे याद करोगे? मैंने आपको बताया ना, 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी राइट हो गई है, तो अब जमींदारों से ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, उनको उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था, जिसकी वजह से सन्यासियों को भी दिक्कत होती थी। प्लस जो सन्यासी और फकीर थे उनसे पिलग्रिम टैक्स भी लिया जाता था, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो एक विद्रोह हुआ 1763 से 1800 में, जिसमें आपके मुसलमान और हिंदू प्लस जमींदार सब इस विद्रोह में शामिल थे। और मेन लीडर जिनका नाम आपको याद रखना है, मजरूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधराइन। देवी चौधराइन एक उपन्यास भी है जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के दो उपन्यास आपको याद रखने चाहिए, एक देवी चौधराइन और दूसरा आप क्या याद रखोगे? आनंद मठ, जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में बात की है। सन्यासी विद्रोह को दबाया किसने था? वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया था। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चल आगे बढ़ते, एक और विद्रोह डिस्कस करते हैं, नील विद्रोह के बारे में। कई बार पूछा जाता है कि 1857 के बाद अगर हम देखेंगे तो बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो नील विद्रोह हुआ था। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले, याद रखिएगा, नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई थी? तो सितंबर 1859 में। आपको याद रखना है, नील उपद्रव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बंगाल में हुआ था, कहां पर? नदिया जिले में, गोविंदपुर गांव में। बहुत महत्वपूर्ण है जो बता रही हूँ। नील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? गोविंदपुर गांव से हुई थी, नदिया जिले से। नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नेता कौन थे यहाँ पर? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। याद रखिएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? दीनबंधु मिश्र की नील दर्पण पुस्तक थी, ये याद रखिएगा। नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दीनबंधु मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और नील दर्पण में उन्होंने किसके बारे में लिखा है? तो नील विद्रोह के बारे में लिखा है। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि जब हम सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो हम बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ की बात करते हैं, याद रखना। वैसे ही जब हम नील विद्रोह की बात करते हैं तो हम दीनबंधु मिश्र के नील दर्पण की बात करते हैं। चल, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। इसकी रचना किसने की है? दीनबंधु मिश्र ने की है। नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता था? हिंदू पैट्रियट करता था, जिसको कि इसके द्वारा संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था? नील विद्रोह था। किसे
भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है तो बंगाल का नील विद्रोह। आप देख लीजिए 1857 की क्रांति के बाद ही नील विद्रोह हुआ था। अब थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं, नील विद्रोह था क्या। देखिए, आपको पता है जो यूरोपियन कल्टीवेटर थे वो किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था उन्होंने। भाई पैसे वैसे देके किसानों को उन्होंने पैसे दिए और कहा सुनिए किसान, आज से आप अपनी जमीन पर नील की खेती करेंगे, ठीक है। और वो नील की खेती कराने के बाद इस इंडिगो को बाहर के मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। किसानों ने कुछ पैसे पाकर कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, लेकिन समय के साथ किसानों को पता चला कि जितनी मेहनत वो नील की खेती में कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत वो चावल की खेती में या किसी और की खेती में करे तो शायद उनको और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अब किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। तो जब उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट बोला किसानों ने, तो जो यूरोपियन कल्टीवेटर थे उन्होंने किसानों का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया, उनको मारा, उनके बच्चों को किडनैप कर लिया, ठीक है, उनको जमीन उनसे छीन ली। तो इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन लोगों का होता था, खासकर किसानों का। तो नील विद्रोह इसी के खिलाफ था, याद रखिएगा। ये कौन सा समय चल रहा है, ये आपका 1857 के बाद का समय चल रहा है, खासकर अगर हम देखें 1859 का समय चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1859 के समय की हमने बात कर ली। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। 1857 की क्रांति के बाद किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहां पर अगर हम देखेंगे, नदिया जिले में। वो कौन सा विद्रोह था, नील विद्रोह था, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, गोविंदपुर गांव में। अच्छा, इनके लीडर कौन थे, उनका भी नाम आपको याद रखना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का नाम आपको याद रखना है। फिर दीनबंधु मिश्र की जब हम बात करते हैं, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है नील दर्पण में, उसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा है, नील विद्रोह के बारे में लिखा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर। अब यहाँ पर इस प्रश्न को करने के पहले थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 1916 के समय में चलते हैं, ठीक है। अब याद करो, अभी जब हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, चंपारण, ठीक है, चंपारण बिहार में, तो वहां पर भी चंपारण सत्याग्रह में क्या था, किसान कह रहे थे कि अब हम अपने खेत में ये इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करेंगे। वो मना कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उस समय तक तो जर्मन डाई आ गई थी, ठीक है, सिंथेटिक डाई आ गई थी, जिसकी वजह से इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी, ठीक है। तो फिर वहां पर भी वो विद्रोह चलता है। अभी हम उसके बारे में जब महात्मा गांधी से के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। और यहाँ वाला भी याद रखना, यहाँ पर भी नील की खेती हो रही है। जो किसान हैं उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, भाई इतने समय तक आप इंडिगो की ही खेती करेंगे। और जब बेचारे किसान कहने लगे हम नहीं कर सकते, तो मारो पीटो काटो, वही सारी चीजें, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की है आगे में, ताकि दिमाग में रहे, पॉइंट्स रहे। अगला देखिए, वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट अकर इन 1946 पूछा गया है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में। तो 103 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, तेभागा मूवमेंट जो था वो कहां पर हुआ था, बताइए। एक मिनट, वो आपका हुआ था बंगाल, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर, डी आपका सही उत्तर है। तेभागा आंदोलन जो है वो बंगाल में हुआ था, या बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दरों को घटाकर केवल 1/3 भुगतान करने का आह्वान किया, ठीक है। इसके नेता कौन थे, अगर आपको याद रखना है तो कंपाराम सिंह इसके नेता थे। एक दो प्रश्नों को और डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, 104 प्रश्न है ये। इसमें क्या बोला गया है, ब्रिटिश सरकार ने नील आंदोलन जो था 1859 से 1860 का एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इसका जवाब नियंत्रित तरीके से दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं। पारना किसान विद्रोह रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था, ये भी गलत, ये भी गलत। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत है और उत्तर होगा डी। देखिए, इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो 1859 से 1860 के मध्य हुआ था, लेकिन ये एक नियंत्रित तरीके से यहाँ पर जवाब दिया गया था, नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा किसान आंदोलन था, याद रखिएगा, जिसमें अगर हम देखते हैं किसानों ने बहुत तगड़ा विरोध किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नियंत्रित तरीके से ये गलत है। पावना किसान विद्रोह जो था वो रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण नहीं, पावना विद्रोह जो था वो किसके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था। क्योंकि इसमें बोला गया था पावना विद्रोह के समय
कि अगर जो किसान है वो कुछ समय तक जो है लगान रेगुलर दे, ठीक है, टैक्स रेगुलर दे, तो उनको उनकी जमीन का हक मिल जाए, ये बात कही गई, ठीक है। और बेचारे जमींदार अब बेचारे परेशान हो गए, अगर किसानों को उनके जमीन का हक मिल गया तो फिर हमारा तो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा ना, क्या दिक्कत होगी। मैंने जब आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था परमानेंट सिस्टम के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, जमींदारी सिस्टम के बारे में जिसे हम बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पीजेंट और जो किसान होते हैं उनके बीच में कौन होते हैं, जमींदार होते हैं, ठीक है। और जो जमींदार होते हैं वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं और वो टैक्स को कलेक्ट करने के बाद कंपनी को ले जाकर देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं जमींदार से उनकी ताकत छीन ली जाए तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर उनसे उनकी ताकत छीन ली जाए तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि अगर जमीन का हक इन किसानों को ही दे दिया गया तो फिर ये हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। अगर इन्हीं को इनकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया तो हमारा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो जो पावना विद्रोह था, याद रखिएगा, वो किसानों ने वहां पर किसके अगेंस्ट विद्रोह किया था, जमींदारों के अगेंस्ट विद्रोह किया था, क्योंकि जमींदार जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो किसान है उनको उनकी जमीन का हक मिल जाए, वो उस जमीन के मालिक हो जाए। इस वजह से वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ज्यादा टैक्स ले रहे थे, ये सारी चीजें थी, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखें 105 क्वेश्चन को, यहां पर देखिएगा क्या दिया गया है। 1921 के एक आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। मुख्य अनियत कारण की अधिक किराया था, या यहां तक कि अभिलेखित दरों से 50% अधिक था। मेन कॉजल रीजन वॉज वेरी हाई रेंट, जो किराया था वो बहुत ज्यादा हाई रेंट था, ठीक है, इवन 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेट। बाबा रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे। एका आंदोलन की बात करें, कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है कि एका आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1921 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, बाबा रामचंद्र थे, याद रखिएगा। इस आंदोलन को प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2021 में पूछा गया प्रश्न था और इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया। ये देख लीजिए 1921 के एका आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो इसमें विकल्प 1, 2, 3 सारे सही है जो विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यह आंदोलन जो था वो अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन अगर हम अवध में देखें किन किन जगह में हुआ था, तो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मदारी पासी थे, ये याद रखिएगा, मदारी पासी और सहदेव थे। आंदोलन का मुख्य कारण क्या था कि उच्च दर था, ठीक है, ये ध्यान रखिए, हाई रेंट, जो आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में दर्ज किराए के 50% से भी अधिक था। इस आंदोलन में बाबा रामचंद्र के रूप में एक व्यक्ति का उदय भी हुआ था। तो बाबा रामचंद्र का नाम, मदारी पासी का नाम और सहदेव जी का नाम आपको याद रखना, कई बार पूछा गया है। जब भी हम बात करेंगे 1921 के एका आंदोलन की तो आपको याद रखना है ये आंदोलन जो था वो अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था, जो कि हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में आपके केंद्रित था। इसमें उनसे हाई रेंट लिया जा रहा था जो कि 50% से भी ज्यादा था। इस आंदोलन में जिस व्यक्ति का उदय हुआ उनका नाम क्या था, बाबा रामचंद्र था, ये ध्यान रखिएगा। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। किसान क्यों अगेंस्ट थे भूस्वामियों के, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा रेंट ले रहे थे। आंदोलन के हिस्से के रूप में आयोजित बैठकों में धार्मिक अनुष्ठान द्वारा एकता और प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता था। यह आंदोलन 1922 मतलब 1922 में समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगी आरओ, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे रहे हो, चाहे आप सचिवालय का दे रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है 1921 का एका आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन याद रखिएगा। यहाँ पर आप आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे मदारी पासी, सहदेव और बाबा रामचंद्र का भी नाम याद रखेंगे। ये आंदोलन जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था, जो अवध के जो किसान थे उनके द्वारा चलाया गया था। किसके अगेंस्ट में, जो भूस्वामी थे उनके अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि वो लोग उनसे हाई रेंट लेते थे। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।
इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट कहते हैं मैम स्लाइड से थोड़ा सा साइड में हो जाया करिए ताकि आराम से पढ़ ले। तो अभी तो मैं साइड में होके बता रही थी ना आप लोगों को, तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया। चल अगला देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की निम्न में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका थी? बिजौली आंदोलन, दांडी मार्च, बारडोली सत्याग्रह, अहमदाबाद में सूती मिल कामगारों की हड़ताल। तो हम बात करें वल्लभ भाई पटेल की, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, ये याद रखिएगा। तो इनका संबंध किससे है? बारडोली सत्याग्रह से है। यहाँ पर अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊं तो क्या है, थोड़ा सा सुनिएगा। सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न। 1926 में एक कमेटी बिठाई गई थी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के लिए, जयललिता थे उसके, ठीक है, कमेटी के हेड। तो उन्होंने बोला कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको इंक्रीज होना चाहिए, 23 से 30% कुछ ऐसा दिया था कि इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए, लैंड रेवेन्यू में टैक्सेस में इतना इंक्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन अब जो बारडोली के सत्याग्रह थे वो इस चीज से एग्री नहीं करते थे, तो वो मदद मांगने जाते हैं, INC के पास जाते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर, और बाद में जो टैक्स इंक्रीमेंट किया गया था, ठीक है, कुछ जगह 30% दिया गया है, कुछ जगह 21 से 23% दिया गया है। तो आप 23 से 30% के बीच में मान लीजिए जो टैक्स को इंक्रीमेंट किया गया था उस टैक्स को रिड्यूस करके बोला गया खाली 6% टैक्स ही इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो यहां पर सुनिए क्या मेरी बात ध्यान से, अभी हम खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे जो कि बारडोली सत्याग्रह के पहले हुआ है। बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1928 में बारडोली कौन जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं। वहां की महिलाओं द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। जो बारडोली जगह थी वहां पर एक कमेटी बिठाई गई जयंकर के अध्यक्षता में, जिसमें कि बोला गया लैंड का असेसमेंट होना है ताकि टैक्सेस बढ़ेगा कि नहीं ये पता चले। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दे दी कि टैक्सेस बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां के किसान जो थे, वहां के जो लोग थे, उनका कहना था कि भाई इतना सूखा पड़ रहा है, हर चीज है, हम कहां से ज्यादा टैक्स देंगे, ठीक है। इसीलिए वो मदद मांगने जाते हैं। फिर वल्लभ भाई पटेल आते हैं और एक कमिटी, एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाता है जो कि बाद में अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि जो टैक्स है वो 21 से 30% नहीं, खाली 6% ही बढ़ेगा, ठीक है। यही चीज याद रखिएगा। तो ये सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अब हम प्रश्नों के माध्यम से जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। देखो क्या दिया गया है। 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो वल्लभ भाई पटेल। दूसरा अभियान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में। कब हुआ था? 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के अनुयायियों ने, ठीक है। बाद में याद रखिएगा सबसे पहले तो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बारडोली, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी भी कुछ समय बाद वहां आते हैं। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया? तो मैंने आपको बता दिया, बारडोली सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार कहकर संबोधित किया। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। बारडोली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बारडोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। बारडोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारडोली सत्याग्रह का मुद्दा था वो कितना था? अब देखिए यहाँ पर 22% दिया गया है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वहां पर सत्याग्रह ही इसीलिए हुआ था क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू था, जो भू राजस्व था, वो आपका इंक्रीमेंट करके कितना कर दिया गया था? 22% कर दिया गया था कि अब लैंड रेवेन्यू 22% बढ़ा दिया जाएगा, और इसी के अगेंस्ट सत्याग्रह हुआ था। और बाद में इस 22% को कैंसिल करके कितना कर दिया गया था? 6 या 6.03% कर दिया गया था सत्याग्रह के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे क्या दिया गया। प्रथम किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? बारडोली से, दांडी से, चंपारण से या फिर वर्धा से? और किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो पहला सत्याग्रह कौन सा है यहाँ पर? तो चंपारण सत्याग्रह हो गया। किसान सत्याग्रह की बात यहाँ पर की गई है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है ना क्लास? कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। देखिए 1917 की अगर हम बात करें तो आपको पता है महात्मा गांधी जो थे, जब 1916 में लखनऊ का सेशन चल रहा होता है तो महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से अनुरोध करते हैं कि आप चंपारण आइए, बिहार आइए, और वहां पर बेचारे किसान जो है वो 3 कटिया सिस्टम से बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए आप कुछ जरूर करिए महात्मा गांधी आकर। तो महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण जाते हैं, बिहार जाते हैं, जहां पर 3 कटिया सिस्टम होता है। 3 कटिया सिस्टम क्या है? 3/20 हिस्से में 3 कटिया सिस्टम, 3/20 हिस्से पर अगर देखा जाए तो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती। किसकी खेती कराई जाती थी? नील की खेती कराई जाती थी कि जो भी किसान है वो अपने जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेगा। लेकिन अब इस समय तक अगर हम देखें तो सिंथेटिक, जर्मन सिंथेटिक डाई आ गई थी, जिसकी वजह से इंडिगो की डिमांड जो थी वो कम हो गई। अब जो यूरोपियन कल्टीवेटर्स थे उनको लॉस हो रहा था। अब वो लॉस की भरपाई किससे करेंगे? बेचारे किसान से करेंगे। तो उन्होंने किसानों से क्या कहा कि अगर आपको 3 कटिया सिस्टम से आजाद होना है, अगर अब आप चाहते हैं कि आप अपने खेत में नील की खेती ना करें, तो उसके लिए भी आपको हमें रेंट देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आप 3/20 हिस्से पे इंडिगो के प्लांटेशन करेंगे। तो अगर आप आज उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हमें कंपनसेशन के रूप में पैसे देने पड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए 1917 में महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग यहीं पर किया था 1917 में। चंपारण कहां पर है? ये बिहार में है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से यहाँ आने का आग्रह किया था, क्योंकि यहाँ के किसानों को अपनी जमीन पर कम से कम 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के कारण किसानों की 25% राशि वापस कर दी गई थी। ये याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ कि जो किसानों की 25% राशियां जो थी वो उनको वापस कर दी गई थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो ये है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन से लीडर थे? तो राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखिएगा, जेबी कृपलानी का नाम जरूर याद रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहर हक आदि जो थे वो महात्मा गांधी के साथ थे। परीक्षा में मेनली आपसे जेबी कृपलानी का नाम और राजेंद्र प्रसाद का नाम पूछा जाता है, लेकिन कई बार महादेव देसाई का भी नाम पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा क्लास, जो भी पॉइंट बता रही हूं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर। Who among the following were called कूका? कूका किसे कहा गया था? निरंकारी को, नामधारी को, अफगानिस्तान के जनजातीय लोगों को, सिंध क्षेत्र के पलायक। तो बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कूका जो कहा जाता था, नामधारी को कहा जाता था। बी आपका सही उत्तर है, नामधारी को कूका कहा जाता था। बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन चलाया। कई बार पूछा जाता है कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आप बताएंगे बाबा राम सिंह के द्वारा, और कूका नामधारी को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मोकला विद्रोह जो है वो डैश में हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1921 में? तो यहाँ पर 109 का जो आपका सही उत्तर है वो है 1921। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, मोकला विद्रोह जो है वो भी 1921 में हुआ है, और एका आंदोलन के बारे में जो हमने बताया था किसान आंदोलन, वो भी 1921 में हुआ है। लेकिन एका आंदोलन जो है वो अवध के किसान द्वारा चलाया गया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र का नाम मैंने आपको बताया था, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जब हम मोकला विद्रोह की बात करते हैं तो 1921 में ये चला था। ठीक है, मोकला मुस्लिम
काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे, जहां अधिकांश जमींदार जो थे वो हिंदू थे। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं के उग्र भाषण और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर मोपलाओं ने एक हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया था। बाद में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था। तो ज्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो मोपला विद्रोह था वो कहां पर हुआ था? मालाबार क्षेत्र में हुआ था, 1921 में हुआ था। जो मोपला थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। और वहां पर उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो उस क्षेत्र में आपके हिंदू जमींदार जो थे बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे, मतलब पावरफुल थे। तो उन्हीं के विरोध में ये आपका विद्रोह हुआ था, एक हिंसक विद्रोह था 1921 का, ये याद रखिएगा। तो 1921 में दो विद्रोह आपको याद रखने हैं, एक मोपला विद्रोह जो कि मालाबार क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, और दूसरा आपको क्या याद रखना, एक आंदोलन जो कि एक किसान आंदोलन था जो कि अवध में हुआ। चलिए, Who led the peasant movement in अवध? किसने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार पटेल, शौकत अली, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा रामचंद्र। अभी मैंने आपको बाबा रामचंद्र का नाम बताया है। तो किसान आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं अवध में, तो किसका नाम याद रखना है? बाबा रामचंद्र का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, 1920 में अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र ने किया था, ये याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग देखते हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ था। प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में 1929 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपको सहजानंद सरस्वती जी का नाम याद रखना है। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, ये भी कई बार पूछा गया है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, फजलुल हक के द्वारा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था, और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसके द्वारा हुआ था? स्वामी सज्जानंद सरस्वती द्वारा ही हुआ था। 1936 के लखनऊ सेशन में अगर हम देखें, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी सज्जानंद सरस्वती। तो आपको स्वामी सज्जानंद सरस्वती का जब नाम याद रखना है तो आपको याद रखना है 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय सभा का किसान सभा का गठन किया था, और अगर देखें 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वामी सज्जानंद सरस्वती से रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, और 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह गैस से जुड़ा है, तो अभी हमने बताया नील की खेती से जुड़ा है। तीन कटिया सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि किसानों पर जोर दिया जाता था कि वो अपने 3/20 हिस्से में क्या करेंगे? वो 3/20 हिस्से में नील की खेती करेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी से जो राजकुमार शुक्ल थे वो 1916 में लखनऊ सेशन में मिले थे, और उन्होंने महात्मा गांधी से अनुग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे साथ चलिए, चंपारण किसानों को पर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। चलिए, 112वें प्रश्न को देखते हैं। ताना भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताना भगत एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्यतः रूप से महाराष्ट्र में मिलते हैं। उन्होंने गांधी जी की अहिंसक प्रतिरोध की विचारधारा का विरोध किया था, ठीक है, या जमींदारी विरोधी आंदोलन था? तो बताइए, यहाँ पर ताना भगत की बात की गई है। तो 112 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जमींदारी विरोधी आंदोलन था, ठीक है, यही आपका बिल्कुल सही है। बी आपका जो है वो सही उत्तर है। जब हम ताना भगत की बात करते हैं तो ये जो है वो आपका छोटा नागपुर में हुआ था। उस समय अगर हम देखें तो बिहार का पार्ट। यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि ताना भगत एक आदिवासी समुदाय था जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मिलता है। नहीं, ये मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो छोटा नागपुर में मिलता है, जो कि उस समय बिहार का हिस्सा था, अब झारखंड का है, ये आपको पता है। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1920 तक चला था, ठीक है। यह आंदोलन मुख्यतः जमींदारी मिशनरी के विरुद्ध में उत्पन्न हुआ था। इन्होंने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध की विचारधारा का समर्थन किया, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात करते थे, तो ताना भगत जो थे उन्होंने इस आंदोलन में जो लोग थे उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का
विचारधारा का समर्थन किया था। अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह में किसानों की मुख्य शिकायत संबंधित थी किससे? गैर कानूनी करों पर अतिरिक्त भार से, जमींदारों का उत्पीड़न से, भूमि कर की मांगों से, तीन कटिया प्रणाली से। तो अभी मैंने आपको बताया जो चंपारण सत्याग्रह 1917 का है वो तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट था। तीन कटिया सिस्टम किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती कराई जाती थी। क्लियर? आगे बढ़े क्लास, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने 1855 में पराजित किया था, ये पूछा गया है। तो बताइए, संथाल विद्रोह के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो किसको? मेजर बारो, ध्यान रखिएगा। किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने 1855 में पराजित किया था? मेजर बारो। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में 2021 में पूछा गया। अगला देखिए, ये हो गया जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी ने जहां धार्मिक शस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था वो कौन सा है? बताइए, बिरसा मुंडा की बात यहाँ पर की गई है। बिरसा मुंडा एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कहां पर किया था? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर तेलंगाना में? तो 115 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? झारखंड में। बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। बिरसा मुंडा ने धार्मिक शस्त्राबादी आंदोलन का नेतृत्व वर्तमान के राज्य झारखंड क्षेत्र में किया था। बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। उल गुलान के नाम से भी जाना, ये यूपीएससी में पूछा गया था कि किस आंदोलन को उल गुलान के नाम से जाना जाता है, और बहुत से स्टूडेंट सही नहीं लगा पाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो आंदोलन था उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया। उल गुलान बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अगर नहीं। अगला प्रश्न देखिए हम, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से नेता ने 1820 से 1832 के दौरान खासी विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो खासी विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ है ये पूछा गया है। मणिक और वीर, शंभू सिंह और धर्मू सिंह, ठीक है, सिंधु और कान्हा और तीरथ सिंह और बड़मणि। तो बताइए, एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 116 का? तो यहाँ पर तीरथ सिंह और मणिक जो है वो इससे जुड़े हुए। डी आपका सही उत्तर है। अंग्रेजों के विरुद्ध अगर हम देखें, खासी जाति का विद्रोह जो है वो 1830 से 1832 में खासी पहाड़ी सिलहट के मध्य सैनिक मार्ग बनाने के विरोध में हुआ था। राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में आपका खासी विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। बड़मणिक तथा मुकुल सिंह ने इस विद्रोह में तीरथ सिंह का साथ दिया। तो पेपर में ज्यादातर जो पूछा जाता है उसमें आपको तीरथ सिंह दिया है। आपको पता है ना गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? गारो खासी जयंतिया तीनों जो वो नेतावन में। अगला देखिए, चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन? तो बताइए, चंपारण नील आंदोलन की बात की गई तो कौन था? महात्मा गांधी थे। 2021 में पूछा गया प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अभी हमने देखा अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन था वो आपका लखनऊ में हुआ था। सी सही उत्तर है। अभी हमने देखा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1936 में किया था। ठीक है, और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की जब हम बात करते हैं तो 1929 में इन्होंने बिहार किसान सम्मेलन का भी सभा का भी गठन किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सच्चिदानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के और बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी संस्थापक रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक जो है वो सच्चिदानंद सरस्वती है। ठीक है, अखिल भारतीय सभा का गठन तथा प्रथम बैठक कहां पर हुई थी? 1936 में लखनऊ में हुई थी, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का कारण क्या था? तो दक्कन दंगा आयोग के बारे में बात की गई थी। भारतीय समाज में बदलाव लाना, दंगों के कारण छानबीन करना, सेना तैनात करने के बारे में सुझाव देना, दंगों का समाधान ढूंढना। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर दंगों के कारणों की छानबीन करना जो था
वो दक्कन दंगा आयोग का गठन का मुख्य कारण था। जो भी दंगे हो रहे थे उसके पीछे का कारण, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए, दक्कन दंगा आयोग को किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध किए गए दंगों की प्रकृति एवं कारणों की छानबीन के लिए गठित किया गया। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर आदि जिलों में 1875 या 1875 तक मुख्य रूप से फैल गया था। ठीक है, यह विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया था। ठीक है, किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित। तो ये याद रखिएगा, दंगों के पीछे का कारण ढूंढने के लिए ये आयोग बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योतिबा राव फूले से रिलेटेड है। He formed the सत्य शोधक समाज। He opened the first school for girls in India in 1848। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 120 था आपका, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब हम बात करते हैं महिला शिक्षा की तो हमें नाम याद रहना चाहिए ज्योतिबा राव फूले का और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का। सावित्रीबाई फूले जो थी वो पहली महिला शिक्षिका थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब ज्योतिबा राव फूले ने स्कूल खोला लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, तो लोगों ने उनका विरोध किया। उनके कहने का था कि अगर किसी लड़की को पढ़ाना है तो उसके लिए कोई लेडी होनी चाहिए, हम किसी आदमी के द्वारा अपनी पुत्री को शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे। तो ज्योतिबा राव फूले ने अपनी ही पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और वो पहले महिला शिक्षिका बनी जिन्होंने लड़कियों को शिक्षा दी। तो कुछ नाम हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अगर हम बात करें सावित्रीबाई फूले की, तो कहा जाता है सावित्रीबाई फूले जो थी वो अपने थैले में साड़ी रख के लेके जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि जब वो घर से स्कूल के लिए निकलेंगी तो रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे जो उनका विरोध करेंगे। साथ ही साथ वो स्कूल ना पहुंच पाए इसलिए उनके ऊपर कीचड़ फेंके। ठीक है, कीचड़ फेंक दे, तो जिसकी वजह से उनकी जो साड़ी थी जो वो पहन के वो निकलती थी वो गंदी हो जाती थी। तो जब वो विद्यालय पहुंचती थी तो पहले अपनी साड़ी बदलती थी, उसके बाद कन्याओं को पढ़ाती थी। तो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्लास हमेशा मैं यही बात आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, अभी कल भी रिजल्ट निकला है आरओ का, सचिवालय वाले का, तो बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है जो कि मेंस में अपीयर थे। तो बात यहाँ पर ये होती है कि हम सबको लगता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबको यही लगता है कुछ कमी तो रह जाती होगी ना, जिसकी वजह से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो हमेशा कोशिश किया करिए कि उन कमियों को ढूंढे और उसको सुधार कर एक बार फिर ट्राई करें। देखिए, बहुत ही रेयर स्टूडेंट होते हैं जिनका कि 1 साल 2 साल 3 साल में हो जाता है सिलेक्शन। अब जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है उनको इतना हाइप कर दिया जाता है ना, कि जो बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनके अंदर क्षमता होने के बाद भी ये ताकत ही नहीं रह जाती है कि वो पुनः अपीयर करें। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर कई सालों से आप सफल नहीं हो रहे हैं लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ये योग्यता है, आपके अंदर आप ये क्षमता है, तो आप जरूर मेहनत करें। एक बात हमेशा रखिएगा मन में कि अगर खुद पर विश्वास है तभी आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, अगर दूसरों के कहने पे आप अपीयर कर रहे हैं और मन में विश्वास है ही नहीं, बस एग्जाम आ रहा है जा रहा है, तो फिर कोई मतलब। सबसे पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाइए और जो भी कमी है उसको देखिए और उसको सुधारिए। और ये कहना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देखिए क्लास, एक चीज याद रखिएगा, जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था तो उनके लिए बहुत आसान नहीं रहा होगा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की उनकी खुद की भाभी को सती कर दिया गया था उनके भाई की मृत्यु के बाद, जिसका कि विरोध उन्होंने किया था। और राजा राम मोहन रॉय जो थे वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, तो वहां पर उस चीज का विरोध करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। समाज में उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उनको पता था कि सती प्रथा का विरोध होना चाहिए, सती प्रथा भारत में रुकनी चाहिए। महिलाओं को इसलिए नहीं जिंदा जला देना चाहिए क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई। तो पहला विरोध हमेशा ही बहुत ही
क्या रहा, वो चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन उनको पता था कि हम एक सही लड़ाई लड़ रहे हैं। भले आज हमको रिजल्ट ना मिले, लेकिन कल आने वाली पीढ़ी मेरी बात को समझेगी, और बाद में आप देखते हैं सती प्रथा उन्मूलन भी होता है। इसी तरीके से आप सोचिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करते हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज की बात की, विधवा पुनर्विवाह की बात की। अब एक लड़की जिसका पति मर गया हो, ठीक है, और अगर वो यंग एज में उसकी शादी हुई हो, तो उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। सोचिए, उसके दिमाग में इतना डाल दिया गया कि तुम अपशगुनी हो, मतलब तुम किसी से भी शादी करती तो उसकी मृत्यु हो जाती, हावी हो गया। तो वो लड़की क्या अपना जीवन जिए? ठीक है, जीवन में आपके ये श्वास चल रही है, इससे जीवन कभी नहीं चलता है। बिस्तर पे भी पड़े रहोगे तो चलता रहेगा। जीवन में जब तक एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, इस समाज में अपना योगदान नहीं दे रहे हो, तब तक तुम कुछ नहीं कर रहे। एक चीज याद रखिएगा, लेकिन हमेशा सबके जीवन में चैलेंज आते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब विडो रीमैरिज की अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी होगी, विधवा पुनर्विवाह की बात की होगी, क्या उनके लिए लड़ाई बहुत आसान रही होगी? बिल्कुल भी आसान नहीं थी उस समय। सोचो, आज भी ये एक चैलेंज है, उस समय की बात आप सोचो कितना चैलेंजिंग रहा होगा। जब सावित्री बाई फूले निकलती नहीं होंगी कन्याओं को पढ़ाने के लिए और उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता रहा होगा, तो क्या उनको दुख नहीं होता रहा होगा? वो तो एक सही कार्य में आगे बढ़ रही थी ना। सावित्री बाई फूले ने कहा ना कि अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो विद्या की देवी तो सरस्वती है, तो फिर आप कन्याओं से कैसे पढ़ने का अधिकार छीन सकते हैं जब देवी ही सरस्वती हैं? तो आप सोचिए, क्या उनके लिए बहुत आसान रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं आसान रहा होगा। अभी आप देखेंगे पीसीएस के रिजल्ट में बहुत से ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वो 3 साल 2 साल तैयारी करने के बाद रुक गए होते तो आज उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता। लेकिन उन्हें पता था कि हमारे अंदर क्षमता है, ठीक है, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, असफलताओं को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, ये याद रखिएगा। और जीवन में आपका ध्येय जानते हैं क्या होना चाहिए? कि आपको लोग आपकी सफलता से पहचाने, ना कि असफलता से। ये हमेशा याद रखिएगा क्लास, ठीक है। जीवन में कोई कष्ट है, कोई गम है, ठीक है, बेचारा बनना है, बेचारी बनना है, तो पूरा समाज पीठ थपथपा के कि परेशान मत हो, दुखी हो, कष्ट है, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको कभी भी जीवन में कोई भी आपके असफलता से ना पहचाने। आपको बेचारा बेचारी बन के अपना जीवन नहीं जीना है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, ठीक है, सकारात्मक सोच रखनी है, अपने पे विश्वास रखना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है, जिसको भी आप मानते हो, मैं कह किसी को भी आप मानते हो जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, उन लोगों के साथ आपको उठना है, बैठना है, अच्छी बातें करना है और अपने जीवन को एक सफल मार्ग पर ले जाना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। बस एक जगह लिख लो कि मेरी पहचान मेरी असफलताओं से नहीं, मेरी सफलताओं से होगी, तो आप जीवन में बहुत आगे चले। नहीं तो असफलता तो सबके जीवन में आती रही। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों के बीच में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। 1-2 लाइव सेशंस लूंगी जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगी, जानूंगी कि आपकी परेशानी क्या है, क्या दिमाग में बातें चलती रहती है जो पढ़ने से रोकती है, ठीक है, क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अलग क्लास, ठीक है। अभी पढ़ते, जहां पर भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय, वीर चलिंगम, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले या जीवी तेलकर। 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 121 का जो आपका सही उत्तर है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं बीएचयू की, तो आपको पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखना है। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की जो बनारस में है, तो आपको एनी बेसेंट का नाम याद रखना है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहां से प्रश्न बना। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत धर्म महामंडल से 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े हुए थे, ठीक है। भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीन दयालु
शर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार प्रश्न ये पूछ। इस बार तो ये पूछ लिया गया भारत महामंडल से कौन जुड़ा था, तो आपने बता दिया पंडित मदन मोहन मालवीय। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले भारत महामंडल का गठन कहां पर हुआ था, कब हुआ था, तो 1887 में गठन हुआ था। कहां पर हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा। याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था जिन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़िवाद को आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लेंगे। अच्छा, किसी एक क्लास में मुझे याद आ गया आप लोग को, यहाँ पे 1887 लिखा हुआ है, आईएनसी लिखा हुआ था, और आईएनसी आप सभी को पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, ठीक है। उस प्रश्न में शायद आईएनसी के सामने क्या लिखा था, 1985 लिखा हुआ था, मैथ्स का कॉलम था, सुमेलित करना था, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी वहां पे 1885 होना चाहिए, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको ऐसे टिक लगा दिया था। तो आप में से कई स्टूडेंट ने बताया था मैम 1885, तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर छोटी मोटी ये मिस्टेक हो तो आप लोग समझ जाया करिए कि वहां पे 1885 पे होगा, ठीक है, ध्यान रखा जाए उस पर। कोई भी अगर ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक हो, जैसे 1916 को 1917 बोल दिया हो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कहीं पे शायद मैंने बोला है कि चंपारण 1916 1917, याद रखिएगा, ठीक है। 1916 में आपका लखनऊ कैंप हुआ था, लखनऊ वाला सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, जिसमें कौन मिला था, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले थे। उसके बाद 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ है, ठीक है, तो 16-17 वाला टाइमलाइन भी याद। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये तो आप सभी को पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अब 1828 में आत्मीय सभा, और आपको याद रखना है आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा, ठीक है। ब्रह्म समाज का गठन किसके द्वारा किया गया है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनिएगा, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके कुछ समय बाद 1833 के समय राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर की, तो आपको याद रखना है एक और तटबोधनी सभा, पूछा जाता है कि तटबोधनी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा 1839 में अगर हम देखेंगे तो तटबोधनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था 1842 में। ये मुझे बहुत ढंग से नहीं याद है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म समाज का गठन जो है वो 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी लीडर कोई नहीं थी। देवेंद्रनाथ टैगोर उस समय 1839 में उन्होंने तटबोधनी सभा का गठन किया था राजा राम मोहन रॉय से इंस्पायर होके, और बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद केशव चंद्र सेन आते हैं, जो कि ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं, और केशव चंद्र सेन को आचार्य भी नियुक्त कर दिया जाता है ब्रह्म समाज का। लेकिन केशव चंद्र सेन ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, वो ये थी कि वो तो कहते थे कि हम बाल विवाह के विरुद्ध में, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते थे केशव चंद्र सेन, लेकिन उन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह एक बाल विवाह कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज था वो दो उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक आदि ब्रह्म समाज और एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। ये पूरी कहानी आपको याद रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता एवं एक महान समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। पूछा जाता है भारत में, अगर हम पूछे आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा गया है, राजा राम मोहन रॉय को कहा गया है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय एकमात्र ऐसे थे, मतलब बोला जाता है कि जिनको अंग्रेजी आती थी, तो ये अकबर द्वितीय के लिए इंग्लैंड गए थे कि भाई उनका पेंशन बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उनको राजा की उपाधि उनके द्वारा दी गई थी।
वर्ष 1815 में उन्होंने आठवीं सभा का गठन किया था, ठीक है। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का उन्होंने गठन किया था, याद रखिएगा। और 1828 में हम देखेंगे ब्रह्म समाज का गठन इन्होंने किया, ठीक है। 1866 में जब हम देखते हैं तो ब्रह्म समाज आपका दो भागों में विभाजित हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्यों विभाजित हो जाता है? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो कि ब्रह्म समाज के आचार्य थे, उन्होंने अपनी बेटी का बाल विवाह कर दिया, ठीक है। तो अब ब्रह्म समाज 1866 में दो गुटों में बढ़ जाता है, तो उसमें एक भारत के ब्रह्म समाज के रूप में, ठीक है, जिसका की नेतृत्व कौन करते थे? केशव चंद्र सेन करते थे। और दूसरा आदि ब्रह्म समाज, जिसका का नेतृत्व कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस सभा का गठन किया था? तत्बोधिनी सभा का गठन किया था, जो कि किससे इंस्पायर थे? राजा राम मोहन रॉय से इंस्पायर थे। तत्बोधिनी सभा का गठन उन्होंने कब किया था? 1839 में किया था। चलो, समझ में आ गया होगा। और 1866 में हम देखेंगे तो ब्रह्म समाज दो उसमें बट गया। क्लियर है ना क्लास? आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर which of the following राजा राम मोहन रॉय कैन नॉट बी एसोसिएट? संस्कृत शिक्षा, अंग्रेजी को, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। फिर उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन पूछा बोला गया, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। तो सती प्रथा के उन्मूलन से रिलेटेड है। विडो रीमैरिज से भी कहा जा सकता है प्रमोशन ऑफ इंग्लिश। लेकिन संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने की बात राजा राम मोहन रॉय ने, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1866 की बात यहाँ पर की है ब्रह्म समाज की, ठीक है, 1866 में। तो मैंने आपको बताया ना, 1866 की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्मो समाज जो था वो तो उसमें बढ़ गया था, एक आदि ब्रह्म समाज और एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन इसके वो हो गए। और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 124 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। 1866 में भारत में ब्रह्म समाज नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने की थी। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। ये सारे पॉइंट्स बता। आगे बढ़े क्लास। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज जो थे वो किससे रिलेटेड थी? आत्माराम पांडुरंग से रिलेटेड थे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2021 में 2022 में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। प्रार्थना तो किससे प्रार्थना करनी है? आत्मा से प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन रहेंगे? आत्माराम पांडुरंग रहेंगे। आत्मा और राम प्रार्थना, याद रखिएगा कभी नहीं। अगला देखें हम, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? तो मैंने आपको बता दिया, सती प्रथा उन्मूलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और याद रखिएगा, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में किसने? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध एक नियम निकाला था, ठीक है। उन्होंने कहा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1829 में विलियम बेंटिक का भी नाम आपको याद रखना है। अगला देखिए, नीचे कुछ भारतीय सुधार आंदोलन दिए गए हैं जिन्हें सुधारवादी तथा पुनरुत्थान आंदोलन की दो व्यापक श्रेणियों में रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक सुधारवादी आंदोलन की पहचान कीजिए। देवबंद आंदोलन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो 127 था आपका सही उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा मूवमेंट जो है वो आपका रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है 127 का, वो क्या है? वो है प्रार्थना समाज, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। प्रार्थना समाज की स्थापना याद रखिएगा 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किसके द्वारा की गई है? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, दोनों का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1867 में, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 1867 में
1867 में प्रार्थना समाज का गठन किसके द्वारा किया गया है? आत्मा राम पांडुरंग और देवेंद्र और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। और ये इंस्पायर किससे हुए थे? इन्हें प्रेरणा किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। अगर संस्थापक पूछेंगे तो आपको आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे का नाम लिखना है। अगर पूछा जाएगा कि इनको अपनी प्रेरणा कहां से मिली थी, तब आप केशव चंद्र सेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, छुआछूत जैसी जो अनेक बीमारियां थी उसका विरोध करना तथा विधवा विवाह एवं शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब बताइए 1867 में प्रार्थना समाज का गठन हुआ है किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। और ये लोग किससे इंस्पायर्ड हुए थे? केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन कौन थे? जिन्होंने 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन बाद में ये अपनी पुत्री का विवाह जो था बाल विवाह कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके जो अनुयायी थे वो उनके विरोध में हो जाते हैं। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? बैक टू वेदास, वेदास की तरफ वापस जाओ। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? तो अभी हमने बताया दयानंद सरस्वती ने बोला वेदों की ओर लौटो। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़े। रामकृष्ण मिशन तो किसने फाउंड किया था? तो आप सभी को पता है रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया। ये आपकी सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और चीजें रिवाइज करा दो जल्दी से। चलो, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो बेलूर में 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। गदर पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो 1913, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, याद रखिएगा। होम रूल लीग की बात करेंगे तो 1916, भारत, कौन कौन है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। खुदाई खिदमतगार की बात करेंगे तो खान बहादुर खान, जिनको कि हम रेड शर्ट लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, 1930। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसने योग की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया था? परमहंस योगानंद द्वारा, रामकृष्ण परमहंस द्वारा, स्वामी प्रभावानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो यहाँ पर आपका राजयोग के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 131 का डी। 131 का जो राजयोग है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच कहां पर दी है? ठीक है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कहां पर दी है, जहां पर उन्होंने संबोधित किया था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों करके ना, सिस्टर एंड ब्रदर्स करके, तो शिकागो में दी गई है। कई बार पूछा जाता है शिकागो में किस ईयर में दी है? तो 1893, याद रखिएगा, शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को संबोधित किया था। Who represent India and Hinduism at Chicago Conference of World Religions in 1893? अभी हमने आपको बताया किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? स्वामी विवेकानंद द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। यह संदेश किसने दिया था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो जिसके बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं? यूथ डे मनाते हैं। कौन है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो आप सभी को पता है रामकृष्ण परमहंस, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े छात्र थे। 135 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। द यूथ मेन इंडियन एसोसिएशन, it was organized by Annie Besant in 1914 Madras. It
main aim was to put Christian principle into practice by developing a healthy body, mind and spirit. Which of two statement given above is are correct? यहाँ पर द यूथ मेंस इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है, तो 136 का आपका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यूथ मेंस इंडियन एसोसिएशन के बारे में इसे एनी बेसेंट ने मद्रास में 1914 संगठित किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को विकसित करके ईसाई मत के सिद्धांतों को प्रयोग में लाना था, ये भी सही। तो सी आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1914 में भारत के चेन्नई में, याद रखिएगा, पूर्व में मद्रास में यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी ताकि युवाओं में एक मजबूत शरीर, स्वास्थ्य, दिमाग विकसित किया जा सके। ये प्रश्न अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया था, आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो आने वाले समय के लिए याद रखिएगा। ठीक है, एनी बेसेंट इसकी फाउंडर। अगला हम देखते हैं एनी बेसेंट संबंधित तत्वों पर विचार करना है। एनी बेसेंट ने अपने विचारों को न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से फैलाया। ठीक है, एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू सेंट्रल बनारस, वही सेंट्रल, यहाँ पर देखिए सेंट्रल हिंदू स्कूल, सॉरी सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट एंड लेटर इट बिकम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की थी, जो कि कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया है। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर गांधी और एनी बेसेंट पर अलग अलग मत। 137 का प्रश्न आपका उत्तर क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? तो आपको पता है न्यू व्हील और कॉमन व्हील। ठीक है, न्यू इंडिया, सॉरी न्यू इंडिया एनी बेसेंट से रिलेटेड है, कॉमन व्हील जो है वो एनी बेसेंट से रिलेटेड है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है। पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, कॉमन व्हील एनी बेसेंट, याद। ठीक है, मैंने आपको बताया है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? एनी बेसेंट द्वारा की गई। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स में अगर हम देखें तो एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के मतों में डिफरेंस था, तो ये भी सही है, ये आपका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, महात्मा गांधी की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में बहिष्कार की बात की है, लेकिन अगर आप देखेंगे एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट की बात कर रही, ये याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ की परीक्षा में भी और आरओ की परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न। तो कौन थे इलाहाबाद एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर? विलियम जोन्स। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी, कहां पर? कोलकाता में की गई थी। ठीक है, अगला हम देखें, Who among the following was the real founder of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया है, जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? बताइए, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान। बनारस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करेंगे एनी बेसेंट, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? चार्ल्स विल्किंस ने, जेन डलहौसी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर विली कर्सिंग ने? तो यहाँ पर भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया है? ये आपके सीए परीक्षा में भी पूछा गया है और एआरओ परीक्षा में भी पूछा गया। 140वें का जो आपका सही उत्तर है वो है चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में भी थे, उनका नाम संस्थापक सदस्यों में भी था। अगला देखिए, कालिदास की शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? शकुंतला को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया? माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा, विलियम जोन द्वारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा? एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और 141 का जो आपका सही उत्तर है वो है विलियम जोन्स द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित जो शकुंतला है उसका अंग्रेजी में अनुवाद 1789 में विलियम जोन्स द्वारा किया गया है। ठीक है,
क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके साथ ही साथ इन्होंने कई और ग्रंथों का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिसमें आपका जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, मनुस्मृति को संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इनके अन्य कार्यों में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है अगली बार पूछ लें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को किसने ट्रांसलेट किया है, तो विलियम जोन्स का नाम याद रखना। मनुस्मृति को संस्कृत से अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है, विलियम जोन्स का नाम याद रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो विलियम जोन्स का नाम याद रखना है। अगला देखिए, आंदोलन मानवता के एक वैश्विक धर्म को मान्यता एवं जिहाद के खिलाफ था। कौन सा आंदोलन ये बोला गया है जो एक वैश्विक धर्म को मानता तथा जिहाद के खिलाफ था? बहावी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, टीटू-मीर आंदोलन या फिर परेजी आंदोलन? 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 142 का आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है वहाबी आंदोलन। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। इस आंदोलन में इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और उसे परिष्कृत करने का आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन जो था वो जिहाद के खिलाफ था। अगर आपसे पूछा जाएगा इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो अब्दुल वहाब का नाम आपको। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु द्वारा। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा 2011 और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरू परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी की थी। ठीक है, चल उन्होंने अंग्रेजी समाचार द हितवाद की शुरुआत की थी, ये भी याद रख लीजिएगा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने आनंद वन की स्थापना की थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा, बाबा आमटे ने, राजीव गांधी ने, महात्मा गांधी ने या फिर अन्ना हजारे ने। 2021 में 144 प्रश्न है जो कि आरो परीक्षा में पूछा गया था आपका। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे द्वारा की गई थी। ठीक है, 1949 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में इसकी स्थापना की गई थी बाबा आमटे द्वारा। अगला देखें, बाबा आमटे के सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। गरीब और बेघर लोगों से संबंधित गंगा नदी को बचाने का कार्य, कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए। तो बाबा आमटे को हम जानते हैं किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए। 145 का सी आपका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर हम देखेंगे बाबा आमटे का, तो पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। ठीक है, जिन्हें हम बाबा आमटे के नाम से जानते हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित गरीब लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण का कार्य करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, चलिए अगला देखें, व्यक्ति की जाति व वर्ग ना पूछना पड़े, ये किसका कथन था? मतलब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जाति व वर्ग ना पूछना पड़े, यह कथन किसका था? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या फिर चैतन्य का? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है रामानंद। 2021 एआरओ परीक्षा में पूछा गया। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जाति व वर्ग ना पूछना पड़े, यह कथन रामानंद द्वारा दिया गया। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़े। अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं, 3 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से 1927 में एक विधायक के रूप में देवीदास प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है। पार्वती गिरी को, शोभना रनाडे को, मीरा दत्ता गुप्ता को या फिर मुथुट लक्ष्मी रेड्डी को? Who among the following is best known for the abolition of Devdas?
देवदासी, जो पता है ना आपको देवदासी कौन होते थे? जो मंदिरों में जो लड़कियां रहती थी उनको देवदासी कहा जाता था। तो देवी दासी मैंने बोल दिया। देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए किसे जाना जाता है? तो 147 का जो आपका सही उत्तर है वो है एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, देवी दासी प्रथा, अगर हम देखें देवदासी प्रथा के तहत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता, लेकिन जो लड़कियां होती थी उनका यौन शोषण होता था। ठीक है, ये भी सही है। एक बार एक देवदासी बनने के बाद ये बच्चियां ना तो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती थी और ना ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती थी। यह प्रथा जो था वो मुख्यतः आपका कर्नाटक राज्य में प्रचलित था। ठीक है, मतलब लड़कियां अब वही उसी मंदिर में रहेंगी, देवदासी, भगवान की दासी बनेंगी, लेकिन देखा जाता था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता। ठीक, ये चलो, तो इसमें आपको याद रखना है मुथुलक्ष्मी रेड्डी जी का नाम। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा हिंदू विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने ही बेटे का विवाह एक विधवा से कराया, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, आचार्य विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से इन्होंने किया था? तो पोचमपल्ली, रायपुर, उदयगिरी या वेंकटगिरी। 149 का उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? पोचमपल्ली से इन्होंने भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। ठीक है, भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। अगला हम देखें, हु वाज द फाउंडर ऑफ भूदान आंदोलन? तो अभी हमने देखा कौन है? विनोबा भावे ने। ठीक है, तो 150 का बी आपका सही उत्तर है। तो ये आखिरी प्रश्न था क्लास। अब आज के सेशन को यही पे एंड करेंगे। मुझे बताइएगा जरूर कि आधुनिक भारत आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक काम हम और करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से एक बार फिर आपको रिवीजन कराऊंगी, लेकिन पहले इन क्लासेस के थ्रू रिवीजन जरूर करिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ये क्लासेस हो रही है तो खाली उसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ये आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है, प्रश्न पूछने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव देखा जाता है, लेकिन जो टॉपिक आपका वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम पीसीएस की बात करें तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारदौली सत्याग्रह, इन सबसे प्रश्न बनता है। मोपला की हम बात करें, ठीक है, तो ये पूछा जाता है और ये यहां पर भी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पीसीएस वाले भी ये सारी क्लासेस देख सकते हैं, आपको मदद ही मिले। तो चलो क्लास, अब आज के सेशन को यही पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। लेकिन जाते जाते ऐश्वर्या मैम की एक बात जरूर याद रखना कि खुद पर विश्वास रखना सीखो। ठीक है, खुद पर विश्वास रखना कभी भी अहंकार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये एक बात होती, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकती हूं, ये अहंकार। तो इस दोनों के बीच में एक माइन्यूट सी लाइन होती है। ठीक है, तो इस लाइन को समझो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। अपने आप से कहो मैं कर सकता। मैं ये कभी नहीं कहती कि मैं ही कर सकता, नहीं। ठीक है, मैं कर सकता हूं ये बोलिए, और ये आपका विश्वास है खुद के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। ठीक है, और ये जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और जहां भी रहिए खुशियां लुटाते रहिए। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, वो सबसे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।